जैसा कि आप लोगों को पता ही है, साल 2025 महाकुंभ लगा हुआ है और इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए ना सिर्फ भारत के लोग बल्कि देश विदेश के लोग पहुंच रहे हैं प्रयागराज। त्रिवेणी में स्नान करने के बाद अपने परिवार की मंगल कामना की शुभकामनाएं कर रहे हैं, अपने परिवार को कुशल रखने के लिए मां गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं। यही प्रयागराज में एक महिला पहुंचती है, त्रिवेणी में स्नान करती है, इसके बाद अपने परिवार की कुशलता की कामना करती है। बाकी उसे नहीं पता होता है कि इधर जिस परिवार के लिए कुशलता की कामना कर रही है वही परिवार घर पे उसके साथ दरिंदगी हो रही है, हैवानियत हो रही है। और जब इस मामले का खुलासा होता है, जब ये मामला जानकारी में आता है, संज्ञान में आता है, तो वाकई दिल को कचोट देने वाला होता है। आखिर ये क्या मामला है और क्या होता है इस महिला के साथ इस महाकुंभ में, तो इसको पूरे जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज इस सच्ची घटना को मैं लेके आप लोगों के बीच हाजिर हुई, जिस सच्ची कहानी को लेके हाजिर हुई, बेहद दिल को कचोट देने वाली है, मरोड़ देने वाली है। तो कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, जितने भी हमारे साथी हैं, सबसे रोज की तरह एक ही गुजारिश है कि आप लोगों का एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और हमारी रोज यही कोशिश रहती है कि हम सारे काम काज अपना निपटाने के बाद आप लोगों के बीच आऊं और आप लोगों को एक सच्ची कहानी सुनाऊं। तो आप लोग ऐसे ही अपना आशीर्वाद, ऐसे ही अपना प्यार, अपना दुलार बरसाते रहिए और हमारी भी कोशिश यही रहती है कि हम आप लोगों तक रोज नई कहानी लेके आए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल आज की जो कहानी निकल के आ रही है बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है लखीसराय, और इसी लखीसराय का रहने वाला राजेश के परिवार में राजेश के अलावा पत्नी फूलमती, बेटी श्वेता जिसकी उम्र 19 साल, बेटा विनोद जिसकी उम्र 24 साल। जो राजेश है वो विदेश में अपने परिवार के लिए रुपया कमाने के लिए पहुंचता है और साथ ही जब बेटा विनोद की उम्र भी 22 साल की हो जाती है तो वो भी अपने पिता की तरह अपने परिवार को अच्छा करने के लिए, अपने घर द्वार के लिए, अपने बहन की शादी करने के लिए वो भी निकलता है और बाप और बेटे दोनों विदेश चले जाते हैं। पिता सऊदी में जबकि बेटा विनोद ये दुबई में रहता है। अब इनके जाने के बाद घर में फूलमती और श्वेता और इसके अलावा राजेश की मां जिनकी उम्र लगभग 70 से 72 साल के करीब, अभी 3 लोग घर पे रहते, फूलमती और राजेश की मां और साथ ही श्वेता जिसकी उम्र 19 साल रहती है। फूलमती एक दिन अपने पति से बात करती है और प्रयागराज नहाने जाने की बात करती है कि मैं कुंभ नहाने जाना चाहती। इस पे राजेश अनुमति दे देता है, कहता है कि ठीक है, अगर जो कोई गांव का व्यक्ति जा रहा तो उसके साथ तुम भी चली जाना। अब फूलमती भी इंतजार करती रहती है, कुछ गांव के लोग जाने लगते हैं। फूलमती अपनी सास से और अपनी बेटी से कहती है कि मैं भी कुंभ नहाने जा रही हूँ, मेरे जाने के बाद घर का ख्याल तुम लोग को ही रखना होगा। इस पे जो श्वेता रहती है वो कहती है कि माँ एक ही मोबाइल फोन है, वो तो तुम लेके चली जाओगी, तो इसलिए मुझे एक मोबाइल फोन का इंतजाम कर दो ताकि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मैं बातचीत कर सकूं और तुम्हारी भी हालचाल लेती रहूंगी, क्योंकि कुंभ के मेले में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है और साथ ही वहां दंगे फसाद भी हो जा रहे हैं, वहां तमाम तरह की दुर्घटनाएं भी हो जा रही, इसलिए मुझे चिंता लगी रहेगी।
अब इस पे फूलमती सोचती है कि बात तो सही कह रही। वो जाती है और एक छोटा फोन खरीदती है, जो कि लाके श्वेता को दे देती। इसके बाद तैयारी करती और गांव वालों के साथ कुंभ स्नान करने चली जाती। बाकी जैसे ही वो कुंभ स्नान करने के लिए निकलती, इधर जो श्वेता जिसकी उम्र 19 साल है, उसकी बातचीत शादी की रिलेशन में ही एक लखन नाम के लड़के से चलती रहती और ये मामला लगभग 2-3 साल से चल रहा था। बाकी अभी शादी के लिए कोई डेट फिक्स नहीं थी या ये कंफर्म नहीं था कि शादी वहीं होगी, पर यह बात श्वेता को पता थी और लखन से कभी कदार इसकी फोन पे बात भी हो जाती थी, इनकी मुलाकात भी हो जाती थी। अब श्वेता इस लखन को फोन करती है और कहती है कि दरअसल माँ गई है प्रयागराज और उसको आने में लगभग 3 से 4 दिन का समय भी लगेगा। तो ये 3-4 दिन का समय हमारे पास है, अगर जो तुम चाहो तो आ जाओ। और लखन अक्सर जाता था दिन में, कभी कदार श्वेता से मुलाकात भी उसकी होती थी। बाकी बातचीत ही इतना ही होता था, इनकी अकेले में मुलाकात नहीं हो पाती। जैसे ऐसी बात लखन सुनता है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है कि ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। अब इधर जो श्वेता है वो भी खुश है कि आज रात लखन मेरे पास आएगा। अब वो खाना शाम को बनाती है, अपनी दादी को खिलाती है और खिलाने के बाद एक कमरे में उनको बिस्तर लगा के सुला देती है। कहती है कि दादी मैं पानी यहीं रख दे रही हूँ, अगर जो कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो आवाज लगाना। और दूसरे कमरे में चली जाती है। तभी कुछ देर के बाद लखन पहुंचता है और यहाँ लखन सिर्फ अकेले नहीं पहुंचता बल्कि अपने दोस्त प्रवीण के साथ पहुंचता है। जब श्वेता देखती है कि लखन के साथ कोई और लड़का है तो पहले तो श्वेता नाराज होती, इसके बाद लखन से पूछती कि ऐसा है लखन कि इसको क्यों लेके आए। तो इसमें जो लखन है कहता है कि देखो ये मेरा जिगरी यार है और इसमें और मेरे में कोई फर्क नहीं, इसलिए तुम चिंता ना करो, ये भी हमारे साथ यहीं पे रहेगा और जो मैं करूंगा वही प्रवीण भी करेगा। अब जब ऐसी बात श्वेता सुनती तो मारे बौखला जाती और कहती है कि ऐसा है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, शादी मेरी तुमसे होने वाली है, इसमें प्रवीण का क्या काम, और तुम कह रहे हो जो तुम करोगे वो प्रवीण भी करेगा। इस पे लखन कहता है कि हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भले 2 जिस्म हैं पर एक जान है। मैं प्रवीण को इसीलिए लेके आया हूं कि आज हम तीनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और जो भी करेंगे तीनों करेंगे। इस पे श्वेता गुस्साते हुए कहती है कि ऐसा कि तुम भी जाओ और अपने दोस्त को भी लेके जाओ, यहाँ किसी को रुकने की जरूरत नहीं। अभी दिसंबर का महीना, प्रवीण कहता है कि ठंड इतनी ज्यादा लग रही है, इतने दूर से हम लोग बाइक चला के आए, ऐसा है कि तुम कुछ चाय पानी कराओ, इसके बाद हम लोग चले जाते हैं। अब श्वेता जाती है चाय बनाने। लखन कहता है कि ऐसा है कि अब हम लोग को चलना होगा। श्वेता मान नहीं रही। इस पे प्रवीण कह रहा है कि तुम तो कह रहे थे कि वो हमारी हर बात सुनती है, हमारी हर बात मानती है और बड़ी आसानी से मान जाएगी, और यहाँ तो वो हमें रुकने ही देना नहीं चाहती। इतना रुपए तुम खर्च कराए, इतने ज्यादा सामान की खरीदारी करवाए और अब कह रहे हो कि चलना होगा, तो मैं तो जो करने आया हूं वो करके ही जाऊंगा। अब लखन जब सुनता है तो कहता है अच्छा ठीक है, कोई जुगाड़ किया जाए। अब जैसे श्वेता चाय इसको लेके आती है, चाय तीनों बैठ के पीते। एक बार फिर लखन कोशिश करता है पर श्वेता राजी नहीं होती, और जब राजी नहीं होती तो लखन कहता है ठीक है, जाने से पहले मैं तुमको हक करना चाहता हूं, थोड़ा देर कमरे में चलो। अब लखन श्वेता को लेके कमरे में जाता है, गले से लगाता है, बाकी इसके अंदर एक धोखा छिपा होता है। जैसे ही गले के लगाता है उसके मुंह को बंद करता है, पलंग पे पटकता है, और इसके बाद प्रवीण भी आता है और उसी के दुपट्टे से उसका हाथ पैर बांधते हैं और साथ ही उसके मुंह में कपड़ा ठूस देते हैं। इसके बाद अब वो लड़की लाख छटपटाती है पर अपने आप को बचा नहीं पाती। अब दोनों बैठ के उसके सामने ही ड्रिंक करते हैं, पैक बनाते हैं, पीते, और इसके बाद
अब जैसे ही इनको नशा होता है, इनके सिर पे हैवानियत सवार होती, उस लड़की के अंग से एक एक कपड़े को जुदा करते हैं। इसके बाद ये दोनों अब बारी बारी से इस लड़की श्वेता के साथ अब इसका रेप करने लगते हैं। अब श्वेता ना ही चीख पा रही थी, ना ही चिल्ला पा रही थी, ना ही अपने आप को बचा पा रही थी। अभी जब इनकी हवस की आग ठंडी हो जाती तो थोड़ी देर बैठते, इसके बाद फिर दारू पीते और इसके बाद फिर से वही गंदा कृत्य, वही घिनौना कृत्य करते। अब कुछ देर तो श्वेता बर्दाश्त करती है, बाकी कुछ देर के बाद वो अचेत सी हो जाती है, अचेत सी हो जाती है। इधर उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग भी होने लगती है। अब जैसे जैसे रात गुजर रही थी, इनकी दरिंदगी, इनकी हैवानियत बढ़ रही थी। अब जैसे 4 बजने वाला रहता है, प्रवीण कहता है कि ऐसा है कि अब चला जाए वरना कोई जान जाएगा। तभी लखन कहता है कि ऐसा कि अगर जो जिंदा रहेगी तो हम लोगों का नाम ले लेगी, अगर जो इसको मार के हम लोग चला जाए तो हो सकता है कि ये राज यहीं दफन हो जाएगा कि इसके साथ ऐसा कौन किया। प्रवीण कहता है ठीक है। अब ये दोनों श्वेता के ही दुपट्टे से उसका गला घोटना शुरू करते हैं। बाकी वो तो श्वेता अचेत हो जा रही थी, वो अचेत हो जाती है, ये दोनों समझते हैं कि वो मर चुकी। कहते हैं कि जिसको ऊपर वाले चाहे वो मार दे और जिसको चाहे उसको बचा ले, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अब वो चले तो जाते हैं, बाकी इधर कुछ देर के बाद श्वेता की चेतना वापस आ जाती है। वो बेहोश रहती है। जब होश में आती है तो अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। अब सुबह के 7 बज जाते हैं और इधर उसकी बूढ़ी दादी वो इंतजार कर रही है कि श्वेता अभी तक आई नहीं, ना ही कोई चाय दी ना पानी दी। अब धीरे धीरे उठ के और श्वेता की कमरे में जाती हैं, बगल वाले कमरे में। जब उस नजारे को देखती हैं तो उन्हें वो खौफनाक रात याद आने लगती है कि महज 4 से 5 कदम की दूरी पे एक कमरा है और मुझे कुछ पता ही नहीं चला, मुझे कुछ सुनाई ही नहीं दी। उनको समझने में देर नहीं लगती क्योंकि श्वेता नग्न अवस्था में रहती है, उसके हाथ पैर, उसके मुंह में कपड़ा सब बंधा रहता है। जल्दी जल्दी पहले तो कपड़े को खोलती है, उसके बाद उसकी ब्लीडिंग हो रही थी उसको साफ सुथरा करती है और चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि हमारी बेटी को किसी ने बड़ी ही बुरी तरीके से मारा है, पीटा, इसके साथ हैवानियत किया है, दरिंदगी किया। देखते ही देखते इलाके के लोग आ जाते, पुलिस को फोन करते। पुलिस की एक टीम भी मौके पे पहुंचती है। साथ ही राजेश को फोन करके बताया जाता है और साथ ही विनोद को बताया जाता है। विनोद को कहा जाता है तुम्हारी बहन के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। राजेश को बताया जाता है। वो लोग अपने फ्लाइट का इंतजाम करते हैं, अपने टिकट का इंतजाम करते हैं बिहार प्रदेश आने के लिए। और इधर जैसे ही 2 दिन का वक्त गुजरता है, ये फूलमती भी पहुंचती है और जब फूलमती पहुंचती है तो अपनी बेटी को इस हाल में देख के वो बदहवास सी हो जाती है। पुलिस लाख इस लड़की से, श्वेता से पूछती है कि तुम्हारे साथ ही कौन किया, वो मुंह नहीं खोलती। बाकी जैसे ही मां को देखती है फपक के रोने लगती है और लखन का नाम लेती। जैसे ही लखन का नाम लेती, अब फूलमती पुलिस के सामने इन लखन और प्रवीण के खिलाफ FIR दर्ज कराती है और जब ये मामला पुलिस के सामने पूरी तरह से खुलासा होता है तो तुरंत दबिश करते हैं और लखन और प्रवीण को गिरफ्तार करते हैं। और जब थाने लाते हैं तो पहले तो ये दोनों आनाकानी करते हैं। इसके बाद जब जोरदार तमाचा पुलिस का इनके गाल पे लगता है तो रट्टू तोते की तरह अपने गुनाह को कबूलते हैं और ये बताते कि इन्होंने शक्तिवर्धक गोलियों का भी सेवन किया और साथ में जो है कि ड्रिंक भी की और इस लड़की के साथ दोनों बारी बारी से ये घटना को अंजाम दिए। जब पुलिस के पास ये मामला पहुंचा तो पुलिस इन दोनों दरिंदों पे तमाम धाराएं लगा के जेल के सलाखों के पीछे तो डाल दी। बाकी क्या आप सुन, ये जो श्वेता है इस सदमे से बाहर निकल पाएगी। जो उसके साथ हैवानियत हुई, जिससे शादी होने वाली थी, वही उसकी आबरू को तार तार किया।
तो इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य यह नहीं था कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए कि जो श्वेता के साथ हुआ है और किसी के साथ ऐसा ना हो। और इसमें कहां तक श्वेता की गलती थी और इन लखन और प्रवीण की कितनी गलती थी, माँ की कितनी गलती थी, इसमें गलती किसकी थी? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आप लोग अपनी सलाह तो दीजिएगा, बाकी आप वीडियो कहां से देखते हैं ये जरूर साझा किया करिए, ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों के नाम के साथ आपके इलाके का नाम भी साझा कर सकूं। तो चलिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।